Hello students, today we are going to discuss about the connecting concept in physics. Okay बच्चे, चलेगा बात करते हैं. As you know, Newton's second law, F is equals to ma. Okay, it means if a force acting on a body of m mass, then it will create a acceleration on it. Okay, बच्चे acceleration के लिए net force होना जरूरी है. If there is a फ्रिक्शन फोर्स एंड अदर अगर हम कंसीडर करते हैं उस केस में मे बी इट हैज जीरो एक्सेलरेशन. ओके ओके, अगेन इफ अ बॉडी एक्सेलरेटेड देन इनर्शियल फोर्स एक्टिंग ऑन इट. पॉइंट क्लियर है? ओके, सिमिलरली अगर बच्चे हम बात करते हैं F इज इक्वल्स टू एम ए, देन द यूनिट ऑफ मास kg. Okay, unit of acceleration meter per second square. This term is known as Newton. This term is known as Newton. Point clear है? Okay. और अगर आगे बेटा इसको फिर से देखा जाए तो हम इसको CGS यूनिट में कन्वर्ट करते हैं. If we are talking about the CGS unit, then 10 to the power 3 gram into 10 to the power 2 centimeter upon second square. That means 10 to the power 5 gram into centimeter upon second square. Okay, so बच्चे this term is known as Dian. Okay, क्या होगा बेटा यहाँ पे 1 न्यूटन is equals to 10 to the power 5 Dian. बेटा हम यहाँ पे यह भी बोल सकते हैं कि एक अकेला न्यूटन 10 to the power 5 डायन्स पर भारी है. पॉइंट क्लियर है? सिमिलरली बच्चे आपको याद होगा कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्क डन, सो वर्क डन F डॉट डी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम वर्क डन देन एफ डी. ओके, कॉस थीटा यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, राइट ना? ओके बच्चे आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि अगर हम बात करते हैं न्यूटन इनटू मीटर यूनिट्स की, then this term is known as joule. Okay, joule. But if we are talking about the CGS unit, then Dian 10 to the power 5 and Dian into meter के लिए 10 to the power 2 centimeter. Okay, then is it equals to 1 joule? So 10 to the power 7, 5 and 2 7. Or this term Dian into centimeter is known as erg. Dian into centimeter is known as erg. That's why हम यहाँ पर हमारे पास ये important relation भी आ जाता है कि 1 joule equals to how much. Point clear? ठीक है, या how many erg. Point clear बेटा? चलेगा. Similarly अगर बच्चे हम आगे चलते हैं, so as you know कि Newton's second law we can write mv minus u upon t. ओके बच्चे यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर करना होगा कि mv minus mu, mv is a momentum, right ना? So this term is known as change in momentum. So rate of change of momentum is known as force या external force. Okay, if the external force equals to 0, it means बेटा mv is equals to mu. Means final momentum is equals to initial momentum. This is known as conservation of linear momentum. Point clear है? So बच्चे याद रखिएगा conservation of linear momentum की first condition क्या है? External force will be must be 0, right ना? External force क्या होना चाहिए बेटा? 0 होना चाहिए. Point clear? अच्छा, similarly अगर हम बात करते हैं कि सर रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर भी फोर्स कन्वर्ट इनटू द टॉर्क, ओके, एंड मास कन्वर्ट इनटू द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. बच्चे इस बात को आप ध्यान रखिएगा, मास हैज अ इनर्शिया, ओके, बट इफ बॉडी इन अ रोटेशनल मोशन देन इट हैज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. पॉइंट क्लियर है? और व्हाट इज द इनर्शिया, राइट ना? द इट इज रेजिस्ट द sudden change. Point clear है? It is the sudden change in velocity, directions, right ना? चलिए बच्चे, so mass का equivalent क्या है? Movement of inertia, right ना? और v को convert कर देंगे ओमेगा में और
यू को कन्वर्ट कर देंगे ओमेगा नॉट, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, और टाइम का इक्विवेलेंट टाइम ही रहता है पूरी फिजिक्स के अंदर, ये बात ध्यान रखिएगा। एक और चीज बच्चे, मास का इक्विवेलेंट इनर्शिया और मास का इक्विवेलेंट हमारे पास एल आता है इंडक्टेंस, याद रखिएगा इसको, ठीक है। इक्विवेलेंट आपसे पूछ लिया जाता है, एम, आई और एल, ये तीनों ही आपस में एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। और हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओके, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और बेटा हाफ एल आई स्क्वायर। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे इक्विवेलेंट से रिलेटेड फार्मूला आ जाता है। सो बच्चे हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि इफ एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल्स टू 0 देन I1 omega 1 is equals to I2 omega 2. This is the condition of conservation of angular momentum. This is the condition of conservation of angular momentum. Point clear है? Good. बच्चों एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पर कि टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू एफ इंटू आर, या बेटा आर क्रॉस एफ होता है, आर क्रॉस एफ। बेटा ये जो है वेक्टर प्रोडक्ट है, और वेक्टर प्रोडक्ट है, दैट्स व्हाई टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, इसकी यूनिट हमारे पास आ जाती है न्यूटन इनटू मीटर। दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ वर्क डन और जूल, समझ में आ रहा है। तो ये बेटा इसका डायमेंशन फार्मूला जो है, टॉर्क का डायमेंशन फार्मूला वर्क एनर्जी के डायमेंशन फार्मूले के इक्विवेलेंट है। पॉइंट क्लियर है, इक्वल है। सो इस बात को भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। फिजिक्स में मोस्टली केसेस में बच्चे जहां पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या रेडियस वेक्टर का प्रोडक्ट होता है, ठीक है, तो जनरली आप इस बात को ख्याल रखिएगा दिमाग में बिल्कुल कि ये हमेशा फर्स्ट होगा, ठीक है। ज्यादातर केस में हमारे पास क्या आएगा बेटा, ये फर्स्ट आएगा। पॉइंट क्लियर है, ओके। आगे चलते हैं बच्चे। अगर हम लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं बेटा, इस पर थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस किया होगा प्रॉपर, ठीक है। अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो मोस्टली केसेस में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगेगा, ठीक है। अगर बेटा मैं बात करता हूँ सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास भी चेंज नहीं होगा इफ देयर इज एक्सटर्नल फोर्स विल बी 0, राइट ना। पॉइंट क्लियर है। तो एक्सटर्नल फोर्स 0 होने पर हमारा जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी भी 0 होगी, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। हमने बोर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह सीखे हैं प्रॉपर, उस पर थोड़ा सा आप ध्यान देना। क्लियर, गुड। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट फोर्स की अगर हम बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट फोर्स आता है, वो आता है बेटा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, या बेटा हम इसको बोलते हैं सॉलिड फ्रिक्शन, ओके। अब बच्चे हम कहेंगे सर सॉलिड फ्रिक्शन, तो बेटा F इज इक्वल्स टू, या F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। सॉलिड फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। इफ देयर इज अ बॉडी ऑफ m मास हैज अ रिलेटिव वेलोसिटी विद द मीटिंग सरफेस, देन इट हैज अपोजिंग फोर्स। और बेटा यहाँ पर सरफेस कैसा होना चाहिए, रफ सरफेस होना चाहिए। अगर सरफेस रफ होगा तभी फ्रिक्शन होगा, ठीक है। अगर इफ देयर इज अ स्मूथ सरफेस देन फ्रिक्शन विल बी 0। क्लियर है, अच्छा। तो बच्चे F फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। पॉइंट क्लियर। सो इसको थोड़ा सा और हम अगर elaborate करते हैं तो F is equals to mu R, that means friction force depend on the normal reaction, friction force depend on the mu, it means coefficient of friction, okay. It is also known as nature of contact surface, okay. mostly cases में इसका जो value है वो less than 1 होता है बेटा, समझ में आ रही है बात, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि friction, if we are talking about the friction not depend on the contact surface area, depends on the contact surface area, okay. It is always oppose the relative velocity, and acting always the direction of displacement, राइट ना। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है उसके अपोजिट में वर्क करेगा बेटा। पॉइंट क्लियर है। दैट्स व्हाई इसका वर्क डन कैसा होता है बेटा, वर्क डन बाय एफ कैसा होगा, ऑलवेज नेगेटिव। वर्क डन बाय
फ्रिक्शन फोर्स कैसा होता है बच्चे? ऑलवेज नेगेटिव. ओके, इट इज डिपेंड ऑन द नॉर्मल रिएक्शन, इट इज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेशर, राइट ना, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता. पॉइंट क्लियर है? इट इज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर. व्हाई टेम्परेचर? बच्चे हम इसी के इक्विवेलेंट एक और फोर्स पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स, द फ्लूइड फ्रिक्शन. विस्कस फोर्स, viscous force. Okay, it is also known as fluid friction. Fluid friction, the friction between the two layers of fluid, yeah, the layer of fluid has relative motion, has viscous force. Okay, तो बच्चे अगर हम बात करते हैं viscous force की, तो viscous force is depend on the viscosity, contact surface area and velocity gradient. What is the velocity gradient? यहां से क्वेश्चन आता है बेटा. velocity gradient is a scalar quantity and इसका जो यूनिट है वो पर सेकेंड होता है. पॉइंट क्लियर है? दिस इज इक्विवेलेंट द फ्रीक्वेंसी. ध्यान रखिएगा इस बात को. दिस इज स्केलर क्वांटिटी एंड पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है विच इज इक्विवेलेंट द फ्रीक्वेंसी एंड डायमेंशन फार्मूला भी सेम होता है. ठीक है. सो बच्चे हम कह सकते हैं कि विस्कस फोर्स डिपेंड ऑन द विस्कोसिटी. ओके, किस पर डिपेंड करता है? विस्कोसिटी पर. और विस्कोसिटी डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर. लेकिन बेटा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि टेम्परेचर राइज होने पर विस्कोसिटी राइज होती है. विस्कोसिटी लिक्विड का क्या होता है बेटा? डिक्रीज होगा. किसके लिए? लिक्विड के लिए. लेकिन बेटा सिमिलरली अगर हम कहें कि टेम्परेचर राइज हो रहा है तो बच्चे विस्कोसिटी ऑफ एयर जो है इंक्रीज होती है, राइट ना. गैसेस की विस्कोसिटी इंक्रीज होती है. दैट्स व्हाई लिक्विड में विस्कस फोर्स डिक्रीज होगा ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, राइट. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं गैसेस में, तो गैसेस में विस्कोसिटी इंक्रीज होती है. दैट्स व्हाई विस्कस फोर्स इंक्रीज होगा व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज. ओके, एक और बात बच्चे प्रेशर के बारे में बात करेंगे. तो प्रेशर जो है गैसेस के लिए, गैसेस का विस्कोसिटी प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता. नॉट डिपेंड. इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना. नॉट डिपेंड या इंडिपेंडेंट. ठीक है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट. क्लियर. और बच्चे अगर हम बात करते हैं फ्लूइड के लिए, तो बेटा फ्लूइड का प्रेशर बढ़ने पर विस्कोसिटी इंक्रीज होती है. पॉइंट क्लियर है? गुड. आगे फिर चलते हैं बच्चे हम. ठीक है, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि विस्कस फोर्स डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया. ओके, विस्कस फोर्स डिपेंड ऑन द विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स डिपेंड ऑन द टेम्परेचर. ठीक है, विस्कस फोर्स डिपेंड ऑन द रिलेटिव वेलोसिटी. रिलेटिव वेलोसिटी, इफ वेलोसिटी इंक्रीज देन विस्कस फोर्स इंक्रीज. पॉइंट क्लियर है? अच्छा, विस्कस फोर्स डिपेंड ऑन द velocity gradient, depend on the velocity gradient. ओके बच्चे यहाँ पर इस बात को भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि विस्कस फोर्स के लिए हमने स्टोक्स लॉ भी पढ़ा था. स्पेशली स्टोक्स लॉ क्या है कि विस्कस फोर्स ऑन अ स्मॉल बॉल. पॉइंट क्लियर है? सो बच्चे वो कितना था? सो स्टोक्स लॉ का विस्कस फोर्स अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ 6 पाई ईटा आर वी. बेटा वी क्या है यहाँ पर? टर्मिनल वेलोसिटी. टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी. बच्चे यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है टर्मिनल वेलोसिटी का. बच्चे टर्मिनल वेलोसिटी फॉर्मूला कितना है? 2/9 आर स्क्वायर रो डेंसिटी ऑफ बॉल माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन ईटा इनटू जी. बच्चे ध्यान रखना, टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ बॉल. ठीक है. सो यहाँ पर बहुत बार आपको क्वेश्चन आता है कि टू रेन ड्रॉप्स आर कोलैप्स टू ईच अदर, राइट ना, एंड फॉर्म अ बिग ड्रॉप, देन फाइंड आउट द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप्स. तो बच्चे एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर रेन ड्रॉप्स कोलैप्स करती हैं तो उनका जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है. और जो रेडियस बनेगा बिग ड्रॉप का, जो रेडियस है n की पावर 1/3 स्मॉल आर. ये स्मॉल आर क्या है बेटा? रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स. कैपिटल आर रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप. n क्या है? नंबर ऑफ ड्रॉप्स. अगर यहाँ पर 1000 ड्रॉप्स मिलकर एक बिग ड्रॉप बनाती हैं तो इस केस में
जो बिग ड्रॉप है उसकी रेडियस कितनी होगी बेटा 10r। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और पैराशूटर्स रेन ड्रॉप्स जो है टर्मिनल वेलोसिटी से फॉल करती हैं। पॉइंट क्लियर, गुड, ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, राइट ना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पॉइंट क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फोर्स की। बेटा नेक्स्ट फोर्स हमारे पास है रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। ओके, सो बच्चे रीस्टोरिंग फोर्स क्या है भाई? रीस्टोरिंग फोर्स जनरली हम स्प्रिंग के लिए पढ़ते हैं या पेंडुलम के केसेस में पढ़ते हैं। तो रीस्टोरिंग फोर्स F इजिकल्स टू कितना होता है, माइनस का kx। ओके, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है और ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन है, राइट ना। और बच्चे अगर हम बात करते हैं कि इफ देयर इज अ स्प्रिंग पेंडुलम, ओके, या स्प्रिंग मास सिस्टम एंड इट इज इन SHM एट अ स्मूथ सरफेस, कौन सी सरफेस है बेटा, स्मूथ सरफेस पर, तो उस केस में इस पर लगने वाला मैक्सिमम फोर्स, स्प्रिंग पर लगने वाला मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, m ओमेगा स्क्वायर a। बेटा आपको एम्पलीट्यूड दिया होगा, फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, मास गिवन होगा, वहां से हम फोर्स निकाल सकते हैं इस पर। पॉइंट क्लियर है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। और अगर बेटा रिस्टोरिंग फोर्स हम पेंडुलम की बात करते हैं तो इस केस में ये पेंडुलम है, इसको हम इस तरफ ले जाते हैं, एंगल थीटा कर देते हैं, तो भाई इधर एक्सेलरेशन कितना होगा, a इज इक्वल्स टू g sin थीटा। देन इफ m मास ऑफ द बूब देन रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू m g sin थीटा, राइट ना। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, m g sin थीटा। बच्चे इस बात को भी ध्यान रखिएगा, पेंडुलम जब बोथ साइड इस टाइप से SHM करता है तो उस केस में ये एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है, मीन पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 बट एक्सेलरेशन मैक्सिमम, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम बट एक्सेलरेशन 0। ओके, और इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मुलेशन आता है बेटा, इस टाइप का फॉर्मुलेशन आता है कि टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन हमको मिलता है। ध्यान दीजिएगा, अगर बेटा मैं बात करता हूं तो ये हमारी टोटल एनर्जी है, राइट ना, टोटल एनर्जी, राइट, टोटल एनर्जी। और ये फॉर्मुलेशन, ये जो ग्राफ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, काइनेटिक एनर्जी को, और ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, एक्सट्रीम पोजीशन दोनों ग्राफ के एंड जो है सेम होंगे। अब आप ध्यान दें, यहाँ पर ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से इधर ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी हुआ है, उस डिस्टेंस को हम कितना लिखेंगे, a/√2। पॉइंट क्लियर है, a/√2। सो आपसे कहा जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहां पर सेम होती है, a/√2 पर, ठीक है, मीन पोजीशन से। अगर हम हाफ की बात करते हैं, ठीक है, हाफ एम्पलीट्यूड पर, तो बच्चे हाफ एम्पलीट्यूड पर आप ध्यान दीजिएगा, हाफ एम्पलीट्यूड पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है E/4, यहाँ पर कितना है बेटा, टोटल एनर्जी का E/2, ओके, और यहाँ पर कितना है E/4। थोड़ा सा ध्यान दें, अच्छे से देखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो भाई काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ये है 3E/4, ओके, 75%, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, E/4 25%। और एक और चीज बेटा आप ध्यान रखिएगा, टोटल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होती, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, इसी को हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। पॉइंट क्लियर है। और एक और बात बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आता है फ्रीक्वेंसी, राइट ना। इफ अब देखिएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM जो होता है कंप्लीट कब होगा, इधर से इधर जाने पर वन फ्रीक्वेंसी कंप्लीट होता है, वन टाइम पीरियड को कंप्लीट करता है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाती है मीन पोजीशन तक, फिर इंक्रीज होती है एक्सट्रीम पोजीशन पर, राइट ना, फिर डिक्रीज होगी मीन पोजीशन पर, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम हो जाएगी। सो काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी डबल होता है गिवन SHM की फ्रीक्वेंसी से, ध्यान रखना इसको। और ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी सभी की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिएगा, सिमिलर काइनेटिक एनर्जी मीन पर मैक्स होती है और एक्सट्रीम पर 0 होती है। पॉइंट क्लियर, इस ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। चलिएगा, हम बात करते हैं
रिस्टोरिंग फोर्स हो गया। अब इसके बाद बात की जाएगी स्यूडो फोर्स की, राइट ना, स्यूडो फोर्स। तो बच्चे स्यूडो फोर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जनरली ये टर्न पर होता है, एट अ टर्न। जब हम टर्न लेते हैं उस समय हम पर स्यूडो फोर्स लगता है। स्यूडो फोर्स का रीजन जो है वो है इनर्शिया, राइट ना, एंड इनर्शिया द मेजर्स ऑफ मास। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। पॉइंट क्लियर है, इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और स्यूडो फोर्स को हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में भी देख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में अगर बॉडी को हमने किसी वायर के थ्रू कनेक्ट कर रखा है तो इस पर v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर एक फोर्स लगेगा, राइट ना। सो बच्चे एक बात ध्यान दीजिएगा, ये सेंटर है, सो सेंटर से अबे जो लगता है उसको फ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल, और जो सेंटर के टुवर्ड्स लगता है, सेंटर की तरफ लगता है, उसे सेंट्रीपीटल। सो इस डायरेक्शन में सेंटर से बाहर की तरफ जो लगेगा वो सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल, और जो सेंटर की तरफ एक्ट करेगा सेंट्रीपीटल, ठीक है, सेंट्रीपीटल, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपीटल। ओके, इस टाइप से फोर्सेस लगते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका मेन रीजन सेंट्रीपीटल फोर्स है, राइट ना। अगर इफ देयर इज सेंट्रीपीटल फोर्स देन द बॉडी विल बी इन अ सर्कुलर मोशन। पॉइंट क्लियर है, गुड। अब बच्चे अगर हम बात करें कि सर वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं बेटा, बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान दीजिएगा, एक वायर के थ्रू हमने इसको कनेक्ट कर रखा है एम मास को, ठीक है। और अगर इस बॉडी को हमने क्रिटिकल कंडीशन कहां पर मिलती है, हमें क्रिटिकल वेलोसिटी होती है बेटा टॉप पर। टॉप पर क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होती है, रूट जी आर, ओके। और मिडिल पोजीशन हमारे पास आती है, ठीक है। सो क्रिटिकल कंडीशन के केस में टॉप पर टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना होता है, 0, ठीक है। क्रिटिकल कंडीशन के केस में बॉटम पर टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना होता है, 6 mg, राइट ना। और बॉटम पर वेलोसिटी कितनी होती है बच्चे, 5 gr, ओके। मिड में वेलोसिटी कितनी होती है बेटा, रूट 3 gr, ओके। टेंशन कितना होता है यहाँ पर सर, 3 mg। पॉइंट क्लियर है। अच्छा, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है आपसे, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द वो, ये जो वोव है, ओके, इसको ये जो वोव है इस पर नेट फोर्स कितना होगा। तो बच्चे एक बात बताइएगा, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा और वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको आ सकता है बच्चे, नेट फोर्स ऑन द वोव, नेट फोर्स ऑन द वोव। सो बच्चे नेट फोर्स ऑन द वोव कितना होगा, सो नेट फोर्स ऑन द वोव होगा 6 mg इन क्रिटिकल कंडीशन। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, है ना, कितना, 5 mg। पॉइंट क्लियर है। अच्छा, सिमिलरली अगर बच्चे मैं आगे चलता हूं इसी केस में कि सर क्रिटिकल कंडीशन नहीं है, क्रिटिकल कंडीशन से ज्यादा वेलोसिटी है मेरे पास, उस केस में क्या होगा भाई, तो उस केस में आप ध्यान दीजिएगा, उस केस में अगर मुझे वेलोसिटी दी है इसने, तो इस केस में यहाँ पर जो टेंशन होगा वो होगा mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगला, अगर बच्चे आपसे कहा जाए कि कोई इस टाइप का एक स्लाइड है, एक ऑब्जेक्ट मूव करके आ रहा है और उसको एक सर्कल कंप्लीट करना है, तो आप ध्यान रखें इस बात को कि अगर इस सर्कल की रेडियस r है और इसकी हाइट h है, तो आप इस बात का ख्याल रखें कि h मस्ट बी इक्वल टू 2.5 टाइम्स ऑफ रेडियस, 2.5 टाइम्स ऑफ रेडियस होना चाहिए, तभी ये सर्कल को कंप्लीट करेगा। पॉइंट क्लियर, गुड। इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा होगा, ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे चलते हैं बच्चे, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल हो गया। अब हम अगेन फोर्सेस की बात करेंगे, तो हमारे पास एक फोर्स है जिसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स, राइट ना। कोहेसिव फोर्स द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू सेम सब्सटेंस मटेरियल मॉलिक्यूल्स, और एडहेसिव फोर्स क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। सबसे ज्यादा अगर कोहेसिव फोर्स की बात की जाए, है ना, तो जनरली हम कहते हैं कि भाई Hg के अंदर होता है, मरकरी के अंदर, राइट ना। मरकरी का डेंसिटी कितना होता है भाई, 13.6, स्पेसिफिक डेंसिटी 13.6, 13.6 जो है Cgs है, राइट ना। और SI यूनिट में कन्वर्ट करना है, एज यू नो बेटर, राइट ना, गुड। आगे चलते हैं बच्चे, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट फोर्स, तो बच्चे हमारे पास नेक्स्ट फोर्स कौन सा आ जाता है, नेक्स्ट फोर्स
हमारे पास आ जाता है कंडीशनल फोर्स कुछ आ जाते हैं। जैसे कंडीशनल फोर्स की बात की जाए, सरफेस टेंशन, राइट ना। सरफेस टेंशन क्या होता है बेटा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, राइट ना। इसका यूनिट कितना है, न्यूटन पर मीटर। डायमेंशन फार्मूला क्या है, एम एल जीरो टी की पावर -2, ठीक है। ये कैसा है भाई, स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन है, राइट ना। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि सरफेस टेंशन डिक्रीज क्यों होता है, ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर हम क्या करते हैं, पार्शियल सॉल्युबल मटेरियल मिक्स करते हैं जैसे डिटॉल, फिनॉल वगैरह, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, यहाँ पर सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है आपको। और अगर बेटा हम लोग सॉल्युबल, जैसे पार्शियल सॉल्युबल के लिए आपको एक क्वेश्चन आता है, मॉस्किटोज अगर कहीं पर होते हैं तो वाटर सरफेस पर हैं तो उस पर हम क्या डाल देते हैं, डीजल या पेट्रोल या मिट्टी का ऑयल जो है हम डाल देते हैं, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है और जो मॉस्किटोज के एग्स होते हैं वो वाटर में डूब जाते हैं। पॉइंट क्लियर, इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अब बात करते हैं सरफेस टेंशन। सो सरफेस टेंशन, ये यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, सरफेस एनर्जी के। सरफेस एनर्जी ऑल्सो इक्विवेलेंट द सरफेस टेंशन, ओके। और इस बात का ध्यान रखें कि सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू चेंज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन होता है। दैट्स वाई अगर बबल के लिए, ड्रॉप के लिए हमारे पास आता है तो बबल के लिए बेटा डबल हो जाता है सरफेस एरिया। दैट्स वाई 2 इंटू 4πr², सरफेस एरिया भाई स्फीयर का कितना होता है भाई, 4πr² इंटू टी। सो बबल के लिए कितना हो गया, ये बबल के लिए हो गया बेटा 8πr² इंटू टी। और बेटा अगर मैं ड्रॉप की बात करता तो ड्रॉप के लिए कितना हो जाएगा, ये 4πr² इंटू टी। पॉइंट क्लियर है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चे। सरफेस टेंशन के अंदर हमने और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। जैसे अगर हम बात करें कि कैपिलरी राइज, सो 2t cos थीटा, ओके, 2t cos थीटा अपन रो आर जी, राइट ना, यही है। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये कांटेक्ट एंगल है, राइट ना, और ये कांटेक्ट एंगल जो है सर डिस्टिल वाटर के लिए 0 डिग्री होता है, नॉर्मल वाटर के लिए 8 डिग्री होता है, राइट ना, और आपका मर्क्यूरी के लिए 139 होता है। वहीं सिल्वर एंड वाटर के लिए कितना होता है बेटा, 90 डिग्री होता है। ना तो राइज होता है ना ही फॉल होता है। और बच्चे यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ये बन जाते हैं कि जी अगर चेंज हो, जैसे अगर पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट हम मून की सरफेस पर ले जाते हैं तो उस केस में जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, G/6, राइट ना। दैट्स वाई सरफेस टेंशन उतना ही है, राइट ना। कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया बदला नहीं, ये कॉन्टेक्ट एंगल बदलेगा नहीं, और डेंसिटी एंड आर सभी सिमिलर केस होंगे। उस केस में जो हाइट होगी वो 6 टाइम्स हो जाएगी। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। डेंसिटी अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर चेंज होती है, राइट। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है इनसफिशिएंट कैपिलरी ट्यूब्स का। अगर कैपिलरी ट्यूब का हाइट ही इनसफिशिएंट है तो जिस हाइट तक इनसफिशिएंट हाइट है उस हाइट तक वाटर जरूर पहुंचेगा, चाहे वो मून पर हो चाहे वो अर्थ पर हो। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। आगे हम चलते हैं बेटा, सरफेस टेंशन हो गया। दूसरा क्या है हमारे पास, हम बात करते हैं प्रेशर फोर्स। सो फोर्स पर यूनिट एरिया। सिमिलरली स्ट्रेस की बात की जाती है, फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट ना। सो ये अपोजिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट ना। इलास्टिसिटी की बात की जाए, राइट ना, तो इलास्टिसिटी किसकी ज्यादा होती है, जो मैक्सिमम फोर्स लगाने पर मिनिमम चेंज शो करता है उसकी इलास्टिसिटी मैक्स होती है। कभी कभी आपको बेटा ये एक्सपेरिमेंट भी आ जाता है कि इफ वी हैव टू balls of different materials and we fall on the elastic surface, then strike करके जो सबसे ऊपर आएगा उसकी इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होगी। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इन दोनों केस में प्रेशर, स्ट्रेस, इन दोनों केस में भाई यूनिट क्या बन जाती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको बेटा पास्कल भी बोलते हैं, राइट ना। इसकी भी क्या बन जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको भी हम पास्कल बोल सकते हैं, राइट। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जहां पर मेगा पास्कल लिखा होगा, राइट ना, उसको हम डायरेक्टली न्यूटन पर mm स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट ना। कई जगह पर ऐसा आता है मेरे पास कि इस टाइप का कन्वर्जन हमें करना होता है। पॉइंट क्लियर है, ध्यान रखना। अगर हम नेक्स्ट फोर्स की बात करें तो सिमिलरली जैसे हमारे पास सरफेस टेंशन है, वैसे ही एक फोर्स होता है, द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, राइट ना। वो कितना होता है, μ0/4π, ओके, I1 to I1 I2 upon D. This is the distance between the two parallel wires, okay, and
I1 I2 द करेंट इन द वायर्स। अब बच्चे ये